सा चयन करता हूँ, वो सब चीजें तो प्रेजेंट होना शुरू हुआ है। इसके बेस के ऊपर ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, और विश्लेषण जो है मेरा खुद का मैं कर रहा हूँ फिलहाल, तो कल से वो शुरू हुआ है ऐसा ज्यादा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ताली बजा सकते हैं इनके लिए। देखिए, कुल उपलब्धि इतनी है कि हमारे जीवन में हम पहचान पाए, क्रिया के रूप में हमारे अंदर ये सारी क्रियाएं हो ही रही है, हम उसको और ठीक से देख पाए और अच्छे से पहचान पाए। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले गाड़ी की समझ हमको आ जाती है, गाड़ी की व्यवस्था को हम समझते हैं। वैसे ही जीवन की जो व्यवस्था है, जीवन की क्रियाएं जो है, यदि ये हमको समझ में आती है तो हम आगे जीवन क्रिया में कुछ कर सकते हैं। अभी क्या है, जैसे शरीर की जो स्वतः चलने वाली क्रियाएं हैं, स्वचालित क्रियाएं हैं, सांस लेना है, वैसे हमारा जीना भी कैसा हो रहा है? हमारा ध्यान है क्या इन सब पे? ये पहले भी चल ही रहा था ना, आज से पहले। अब क्या हुआ, सिर्फ ध्यान चला गया। तो मेरा उतना ही कहना है कि जो भी चीजें हम में हो रही है, यदि हम उसको पूरी तरह जान लेते हैं तभी हम पूरी तरह जी पाते हैं। और हम जीना कैसे चाहते हैं, पूरी तरह या अधूरा? हम जीना चाहते हैं, पूरा ही जीना चाहते हैं। अधूरों को समझ के कभी पूरा जीना हो सकता है क्या? हमेशा जीना जो है, हम पूरा जीना चाहते हैं। यदि हमारे पास समझ अधूरी है तो हम पूरा जी पाएंगे क्या? तो पूरा जीने के लिए समझ का पूरा होना ये एक बाध्यता है, कंपल्सन है ये। यदि मेरी समझ पूरी होती है तो मैं पूरी तरह से जी पाता हूं। इसीलिए समझ का पूरा हो जाना, समझदार हो जाना, ये मेरी जरूरत है या नहीं है? क्या लगता है? समझदार होना ये मेरी आवश्यकता है कि नहीं है? हाथ उठाए। ये धरती पे सभी मानव की आवश्यकता है कि नहीं है? सभी मानव समझदार होना चाहते हैं, सभी समझदारी पूर्वक ही जीना चाहते हैं, है ना? समझदारी, यदि सभी मानव समझदार हो गए तो वैसा जो समाज होगा वही अखंड समाज है। वैसी जो व्यवस्था धरती पे चरितार्थ होगी उसी को हम कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था होने के लिए धरती पे सभी मनुष्य का, हमारा, हमारे परिवार का, सभी परिवार और जितने भी मनुष्य हैं सभी का समझदार होना ही एकमात्र रास्ता है, उसके बिना नहीं हो सकता। छोटा सा उदाहरण देता हूं। ट्रैफिक में जब लोग जाते हैं तो एक ऐसी कल्पना करें जहां पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई भी सिग्नल नहीं है, कहां भी रास्ते पे कोई सिग्नल नहीं है कि यहां पे रुकना है, यहां पे जाना है, सभी गाड़ियां जा रही। कैसा होगा? कैसा होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा है कि हम लोग कुछ सिग्नल लगा दिए, कुछ गाड़ियां आ जा रही है, और हमने कोई उस पर दंड नहीं लगाया है कि सिग्नल बंद है या चालू है, आप आना जाना करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या लगता है, लोग सिग्नल तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? हैं? अभी भी तोड़ते हैं। जैसे वो ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा है, हम निकाल लेते हैं पीछे से। जो भी लोग, कुछ लोग करते हैं। अब और एक उसमें हम जोड़ दिए कि यदि सिग्नल तोड़ा तो इतना दंड लगेगा, इतना आपको फाइन लगेगा। एक और चीज जोड़ दी। उस स्थिति में कोई तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? हाँ, उसको चेक करने वाला वहां होगा। तो हमने कैमरा लगा दिया कि अब आप तोड़ोगे तो आपके घर पे सीधा फाइन आएगा, तो आदमी क्या करेगा? नहीं करेगा। तो हमने कुछ नियम बनाए ट्रैफिक के, उसको लोग उस नियम के मुताबिक चल पाए, इसके लिए कोई एक नियंत्रण बिठाया, कोई एक आदमी बिठाया, सिग्नल बिठाया, कैमरा बिठाया, और वो आदमी नियंत्रित हो गया। अब एक समय पे हमने मान लो उस पर कुछ फाइन रखा 1000 रुपए। जिसकी जेब में 1000 रुपए है उसको लगता है मैं तोड़ सकता हूं, वो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? जिसके लिए 1000 रुपए कोई मायने नहीं रखते, उसको लगता है मैं जल्दी निकल जाऊं, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? उसी को अगर मैं बढ़ा के 50,000 कर दूंगा तो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो आदमी जो नियंत्रित हुआ, मानव जो नियंत्रित हुआ, वो किस आधार पे हुआ? भय से हुआ कि समझ से हुआ?
हाँ, हानि से नुकसान होगा उसका भी भय है, धन का जो एक भय है। तो ये सारी जो उदाहरण हमने देखे, उसमें हमने देखा कि सारे जो मानव है वो भय से नियंत्रित करने का हमने प्रयास किया। इसमें हम क्या चाहते हैं? एक छोटा बच्चा जो है वो भय से नियंत्रित हो या समझ से स्वनियंत्रित हो? वही ट्रैफिक वाला उदाहरण, उसमें मान लो कोई भी खड़ा भी नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, आपको दंड भी नहीं होगा, उसके बाद कितने लोग हैं वहां रुकेंगे? क्या लगता है? हमने सब निकाल दिया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि मैं उस समय नहीं रुकता हूं, कुछ नहीं करता हूं ना, कुछ समय के लिए हमने वो लगा दिया कि इतने समय के बाद ये गाड़ी जा सकती, तो स्वनियंत्रित होने वाले कितने लोग होंगे? तो अभी भी समाज में जिसको हम कह रहे हैं मैं समझ से नियंत्रित हो जाऊं, कोई भय से, प्रलोभन से, मान्यता से, आस्था से नियंत्रित न होकर मैं अपने स्वयं से, समझ से नियंत्रित हो जाऊं, इसके लिए समझदारी जरूरी है कि नहीं है? तो हम कितना सारा, अभी भी देखो कितना सारा हमारा ऊर्जा, हमारे सारे जो सिस्टम्स है वो किस लिए लगे हैं? सिक्योरिटी, मतलब मानव को नियंत्रित करने के लिए, या मानव को मानव से हानि ना पहुंचे उसके लिए। यदि मानव स्वनियंत्रित हो गया तो दुनिया कैसी होगी? क्या लगता है? जहां पे कोई चोरी चपाटी नहीं कर रहा, जहां पे हम एक दूसरे का किसी को भय नहीं है और सबको समझ है, सभी मानव समझदार है, ऐसी दुनिया कैसी होगी? है निरंतर सुखी, सब मजे में, समय भी होगा, सबके पास बहुत सारा समय ही है एक दूसरे से बात करने के लिए, है ना? अभी तो सबसे ज्यादा समय उसी में जा रहा है, मैं दूसरे को कैसे नियंत्रित कर लूं, कैसे मेरा काम जो है वो ठीक से हो जाए। और वो कर लेता है अपना काम, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो परिवार में भी झगड़ा ही नहीं रहेगा ना। अभी भी सारी ऊर्जा हमारी इसी में जा रही है कि मैं कैसे सबको नियंत्रित कर लूं, मेरी बात जो है सब कैसे मान ले। वो चाहे परिवार हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी आप देखो, और उसकी टेक्निक्स भी है कैसे आदमी को नियंत्रित किया जाए, है ना? भय से, प्रलोभन से, इंसेंटिव से, पूरे सब्जेक्ट्स है उसके, पर आदमी उनसे नियंत्रित होता है क्या? जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब भी इंडिपेंडेंस की यहाँ पे घटना हुई भारत में, सबको पता था कि लाठीचार्ज होने वाला है ना, गोलियां चलने वाली, फिर भी लोग गए कि नहीं गए? तो आदमी भय से नियंत्रित होता है कि नहीं होता है? एक सीमा तक होता है, फिर उस सीमा के बाद उससे आगे निकलता है कि नहीं निकलता है? तो मानव भय से नियंत्रित नहीं हो पाता। प्रलोभन को देख लो, कई बार हमने देखा है कितना भी हम लालच दें फिर भी कोई व्यक्ति उसको नहीं स्वीकारता है, तो प्रलोभन से भी नियंत्रित नहीं हुआ। मानव की मौलिकता यही है कि वो समझ से नियंत्रित हो सकता है, स्वनियंत्रित, उसको कोई नियंत्रित कर नहीं कर रहा, वो स्वनियंत्रित हो रहा है, यदि वो समझदार है तो इसीलिए जो हम अभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी है कि हम भय और प्रलोभन से सबको नियंत्रित करने के लिए मजबूर हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। यदि मानव स्वनियंत्रित होता है तो ये सारे जो झंझट है, अभी की समस्याएं हैं, वो कोई एक समस्या भी नहीं रहेगी। मानव समझदार कैसे होगा, स्वनियंत्रित कैसे होगा? समझदार बनकर। समझदार कैसे होगा? शिक्षा पूर्वक। शिक्षा पूर्वक समझदार हो सकता है, समझदार होकर स्वनियंत्रित हो सकता है, स्वनियंत्रित होकर मानव खुद में भी समाधानित हो सकता है, परिवार में समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समाज में ऐसे मानव अगर होते हैं तो हमेशा अभय का ही वातावरण रहेगा और प्रकृति के साथ संबंध को पहचानता है मानव, इसीलिए प्रकृति के साथ संबंध को पहचान के उसी अर्थ में निर्वाह कर पाएगा जिससे प्रकृति भी तालमेल पूर्वक जी सकती है। तो मानव का समझदार होना सबसे मुख्य कार्यक्रम है, प्रधान कार्यक्रम यही है कि मानव समझदार हो जाए। अभी भी प्रकृति में जो असंतुलन है वो किसके कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है प्रकृति में असंतुलन का? अभी जो भी हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है?
मानव की नासमझी की वश इतना सारा हो रहा है। अभी भी समाज में परिवार टूटे तो किसके कारण टूटे? गाय घोड़े के कारण टूटे या मानव के कारण टूटे? तो जो भी प्राकृतिक असंतुलन है, समाज में जो भय बढ़ा है वो बारिश के कारण बढ़ा है या मानव के कारण बढ़ा है? तो मानव की नासमझी हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पे परिवार टूट गए, समाज में भय ही भय है, और जो भी नियंत्रण समाज में हम कर रहे हैं वो भय प्रलोभन से ही कर रहे हैं कि तुम ये अगर अपराध करोगे तुमसे और हम उद्दंड या ये दंड बढ़ा देंगे। तो अपराध को भी नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, भय, है ना, दंड विधि। यहां पे भी अगर देखेंगे तो मानव ने प्रकृति के साथ भी अपने संबंध को नहीं पहचाना, समझदार नहीं हुआ, इसलिए प्रकृति में असंतुलन हुआ है। तो सारी जगहों पे इतना समझ में आता है कि समस्या की जो जड़ है वो मानव की नासमझी है। वो किस तरह है? क्योंकि मानव भ्रमित है, मानव अजागृत है, मानव ने अपने को मानव के रूप में अध्ययन नहीं कर पाया। हमने खुद को क्या माना? कभी शरीर माना, कभी जीवन मान लिया। मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में एज अ मानव, जैसा मानव है वैसा, उससे अधिक भी नहीं, उससे कम भी नहीं। हम जैसे बोलचाल की भाषा में किसी को बोलते हैं गधे जैसा है, मानव कभी गधा हो सकता है क्या? पर हम उसका अवमूल्यन करते हैं। तो मानव को मानव के रूप में जब पहचानेंगे तभी हम मानव के साथ मानव जैसा निर्वाह कर पाएंगे। यदि मानव को मानव के रूप में नहीं पहचाना, हमारा निर्वाह मानव के रूप में कैसे हो पाएगा? जैसे हम बच्चे को देखते तो किस रूप में देखते हैं? तुमको पता नहीं चलता। अब उसमें और हम में अंतर क्या है? उसका शरीर जो है वो 3 साल का है या 2 साल का है, हमारा शरीर 35-36 साल का हो गया। जीवन के रूप में हम दोनों में क्या है? अलग अलग है या एक जैसा है? तो हम समानता को पहचान ही नहीं पाए। हम हमेशा इस भाव से ग्रस्त रहते हैं कि अगला जो है नहीं समझ सकता। यदि जीवन में समझ की प्यास हो तो वो जीवन समझेगा या नहीं समझेगा? और सभी समझेंगे या मैं अकेला ही समझूंगा? मेरे अकेले के समझदार हो जाने से यहां सब ठीक हो जाएगा कि सभी का समझदार होना जरूरी है? तो सभी का समझदार होना जरूरी है, और यदि मैं समझदार हो जाता हूं तो मैं क्या करूंगा? सभी के समझदार होने में सहायक होऊंगा या मैं आगे निकल जाऊंगा? क्या करूंगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि सभी समझदार हो जाए। यदि मैं समझदार होता हूं तो, या मुझे लगता है समझदारी मेरी आवश्यकता है, तो हम सब एक दूसरे के समझदार होने में कैसे सहायक हो जाए, ये मानव का कार्यक्रम है, या मैं सबसे आगे निकल जाऊं ये मानव का कार्यक्रम है? क्या लगता है? हम सभी लोग समझदार हो जाए, इसमें हम एक दूसरे के कैसे पूरक हो जाए ताकि यहां पे हर व्यक्ति समाधानित हो जाए। परिवार में हर व्यक्ति समाधानित होता है, उसके बाद ही समृद्धि हो पाती। उससे पहले आपके पास सुविधा के सामान ज्यादा हो सकते हैं, फिर भी अभाव जो है वो परिवार में बना ही रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जांच लीजिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। आज भी हमारे परिवार में साधन जो है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है, और दुख किस बात का है? यदि अगर हम साधन की बात करें और संबंध की बात करें तो दोनों में दुख किस बात पे ज्यादा है? हम संबंध में ठीक से नहीं जी पा रहे हैं या हमारे पास साधनों की कमी है? मानव जाति को देखोगे तो आज से 100 साल पहले जिस तरह के घर थे उससे घर बेहतर हुए कि नहीं हो रहे? गाड़ी पहले जो आती थी, है ना, 100 साल पहले धक्का मार के वो चलानी पड़ती, उससे आज गाड़ी बेहतर हुई कि नहीं हो रही? है ना। पढ़ने के लिए आज से 50 साल पहले जो भी एक वातावरण होता था उससे अभी स्कूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? संबंध बेहतर हुए या खराब हुए? क्या लगता है? सारी भौतिक संसाधनों के बढ़ने के बाद में भी जीवन में तृप्ति नहीं हो पाई, ये भाग खाली रह गया। उसके मूल में इतना ही है कि मानव ने मानव को मानव के रूप में अध्ययन नहीं किया। या तो उससे कुछ कम माना, या तो उससे कुछ ज्यादा माना, या कुछ अलग ही मान लिया जो मानव है ही नहीं। इसीलिए मानव को मानव के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमको समझदार होना है, हमको समझदार होके तृप्तिपूर्वक जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है।
उसी के साथ साथ सभी लोगों को तृप्तिपूर्वक जीना है, सभी को निरंतर सुखपूर्वक जीना है, ये सभी की आवश्यकता है। इसीलिए समझदारी जो है वो शिक्षा का कार्यक्रम है, शिक्षा का एकमात्र कार्यक्रम है, यही है। जैसे कल भी हमने बात की थी, जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करके बाहर जो निकलता है वो स्वयं में विश्वास पूर्वक जिएगा, वो जो भी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उसका सम्मान करेगा, उसके प्रतिभा यानी ज्ञान और उसका जो जीना है उन दोनों में तालमेल होगा, संतुलन होगा, वो व्यवहार में पूरी तरह से सामाजिक होगा और व्यवसाय में वो स्वावलंबी होगा। यदि ये शिक्षा से हम लोग उपलब्धि कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, उसी को हम कह रहे हैं समझदार मानव। यदि ऐसा मानव शिक्षा से गुजर के ऐसा मानव बन पाता है तो वो जो समाज बनेगा उस समाज में भय होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? यहां पे हर व्यक्ति समाधानित है, हर परिवार में समृद्धि है। समृद्धि का मतलब हर परिवार में आवश्यकता से अधिक है। तो कोई परिवार दूसरे परिवार की छीना झपटी करेगा कि नहीं करेगा? यदि समृद्धि हो जाती है तो समाज में भय किस बात का रहेगा? यदि सभी परिवार आचरण पूर्वक जी रहे हैं तो समस्याएं परिवार के बीच में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो समाज में ये सब नहीं रहेगा। इसीलिए जड़ में, इन सब के मूल में एक बात ही हमको समझ में आती है, यदि मानव व्यवस्थित हो जाता है, मानव स्वयं में व्यवस्थित हो जाता है और बाकी जो भी मानव के साथ है उसके साथ संबंध को, पूरकता को पहचान के निर्वाह कर पाता है तो व्यवस्थाएं हो सकती है, उस रूप में हम जी सकते हैं, है ना? उतना ही कार्यक्रम है। तो हमारा कुल मिला के अभी कार्यक्रम इतना ही है कि हम समझदार कैसे हो जाए, सभी समझदार कैसे हो जाए, सभी समझदार होके हम कैसे उस रूप में जी पाए जहां पे हम इस लक्ष्य को पा सके। क्योंकि ये लक्ष्य मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम सभी का है। हमको जब हम कॉमन लक्ष्य बनाते हैं ना, जैसे मान लो हमको मिलके कहीं जाना है, जैसे कोई यात्रा में कोई कहीं जाता है पहुंचने के लिए, तो उसमें कंपटीशन नहीं रहता, हम चाहते हैं सभी लोग पहुंच जाएं, है ना? पहाड़ पे चढ़ने का कोई प्रैक्टिस करते हैं, आपने कभी देखा होगा, जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं ना 5 के 10 की संख्या में, तो उनका क्या होता है, वो एक सिरे से बंधे होते हैं, एक ही रस्सी से बंधे होते हैं और उसमें एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा उससे कम में होता है। यदि एक का रस्सी कटा तो सब लोग जाएंगे। हम लोग भी ऐसे बंधे हुए हैं सहअस्तित्व में, है ना? हम सबका जो जुड़ाव है वो है ही, हम सबका संबंध है ही, जिसकी हमने विस्तार में बात की कि जो भी समस्याएं हैं प्राकृतिक है, वो ग्लोबल है ना? यदि मान लो इस धरती पे, मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि कुछ एक परिवार है समृद्ध हो गए, कुछ एक परिवार है जिसमें अभाव है, तो जो परिवार समृद्ध हुए उसमें भय रहेगा कि नहीं रहेगा कि मेरा सामान वो ले जाएगा? क्या लगता है, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसका मतलब सभी का समृद्ध होना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। इस तरह से हम लोग इस तरह से ताने बाने में सहअस्तित्व के पूर्वक हम लोग बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसके कारण सभी का समझदार होना अनिवार्यता है, तभी यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो धरती पे ऐसी कैसे व्यवस्था हो जिससे सभी लोग समझदार हो जाए, ऐसी शिक्षा कैसे हो जिससे सभी मानव जो है वो ये भ्रमित स्थिति जो है, अजागृत है, वहां से जागृत स्थिति में हो जाए। ऐसी शिक्षा कैसे संभव हो, ऐसी व्यवस्था कैसे संभव हो, उसके लिए समझदार होना ही एकमात्र रास्ता है। उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह यदि हम में स्वीकार हो जाता है तब हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। उसमें भी मैं समझदार हो जाऊं, सभी समझदार हो जाए और वो शिक्षा पूर्वक ही होगा, ये स्थिर होना ये प्रमुख बात है इसमें। जी भैया आप सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब सब लोग समझदार होंगे तो ही जो आइडियल सेंस में होना चाहिए वो होगा। सो इस संदर्भ में स्पर्धा का क्या है, कंपटीशन या इवन इट कुड बी इन स्पोर्ट्स वी सी, राइट? बढ़िया इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो स्पर्धा का क्या विचार है, स्पर्धा पे क्या विचार है? कंपटीशन की बात कर रहे हैं, स्पर्धा का क्या रोल है ना? ये सारी स्पर्धाएं जो है, मैं आगे बढ़ जाऊं, और सारी जो अभी शिक्षा है वही है, अभी एक नंबर पे तो कोई एक ही आ सकता है ना? तो ये जो लक्ष्य है, स्पर्धा है कि कोई एक आगे आएगा, कोई एक पीछे रहेगा।
तो मैं आपसे मतलब मैं यही पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा कि सभी समझदार नहीं हो, कुछ एक समझदार नहीं होंगे तो चलेगा क्या हमको? परिवार में कुछ परिवार समृद्ध हो गए, कुछ परिवार समृद्ध नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं। तो मान लो अब इसमें स्पर्धा को देखते हैं, ऐसा मान लो आप समझदार हो गए और आपको पता है सभी को समझदार होना ही है, तो आप आगे क्या करोगे? दूसरों को उस स्तर पे लेके आने का तो वहां पे प्रयत्न स्पर्धा करें। है ही नहीं, वहां पे तो यह है कि सबको पहुंचाना है। यदि मैं पहुंच रहा हूं तो मैं दूसरों को सहायता करूंगा या बोलूंगा तुम बैठो मैं पहले पहुंच जाऊं? सर इसमें तो स्पर्धा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं इसमें- होनी चाहिए नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि हाँ। इसमें क्या होगा। हाँ ये वाले कंडीशन में जहां पे आपको पता है सभी को वहीं पहुंचना ही है, हाँ और सभी नहीं पहुंचेंगे तो भी मेरी जो स्थिति है वो नहीं बदलेगी। तो सभी को पहुंचना आवश्यक है, तब मैं किस दृष्टि से देखूंगा। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं कि ऐसी कोई स्थिति है जहां पे आप पहले पहुंचो, कोई नहीं भी पहुंचा तो चलेगा, उसमें आप कैसे बिहेव करोगे दूसरे के साथ? जहां पे स्पर्धा है प्योर, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो अभी भी है। या कुछ एक जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होती है, उसकी सीट्स देखोगे तो हार्डली 1 या 2% सीट होती है, फॉर्म कितने लोग भरते हैं? अब होगा क्या? सबको पता है इतने ही लोगों को एडमिशन मिलना है, और सबने लक्ष्य माना है कि एडमिशन मिलना, उसी से मैं सुखी होऊंगा। कितने लोग सुखी हो पाएंगे? टेक्निकली 98% दुखी होंगे उसमें, क्योंकि 2% ही वहां पे वैकेंसी है। यदि यहां पे देखें तो सभी को समझदार होना है, और उसमें भी हमको पता है सभी का समझदार होना एक अनिवार्यता है, नहीं तो मैं भी वो जो व्यवस्था है उसी में मुझे जीना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा उस समय? हमारा अप्रोच यही होगा कि सभी समझदार हो जाए, उसमें सहायक हो जाऊं मैं। उसमें अप्रोच क्या होगा 2% में? उसमें हमेशा ये अप्रोच ही रहेगा 98% से मैं आगे निकल के 2% में आ जाऊं। तो वो जो अप्रोच है 98 और 2 वाला, वहां पे स्पर्धा है उस रूप में, नेगेटिव सेंस में जिसको हम कह रहे हैं कि वहां स्पर्धा उस रूप में, मैं उससे आगे निकल जाऊं। उसमें कहीं ना कहीं वो भावना बनी हुई कि 98 को नहीं आना है। यहां पे वो भावना नहीं, क्योंकि यहां पे क्या भाव है? हम सभी को वहां पहुंचना है, आज नहीं तो कल सबको पहुंचना है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समझदार हो जाऊं बाकी लोग जो मेरे साथ है वो समझदार हो जाए। उसके लिए मैं अपनी उपयोगिता पूरकता को कैसे देखता हूं, यही मेरी भूमिका है। नहीं, लेकिन सर स्पोर्ट्स में होना चाहिए कंपटीशन या नहीं? हाँ, दैट इज Actually. क्योंकि उसमें कोई तो बराबर। हारेगा, कोई तो सेकंड, कोई तो जीतेगा। हाँ, तो बराबर है। उसमें कोई तो दुखी होगा फिर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसको एक इससे जोड़ना होगा कि अभी जो स्पोर्ट्स में ये जो कंपटीशन है उसको हम एक दृष्टि से देख सकते हैं। बेसिकली ये जो कंपटीशन है आया इस आधार से है कि जब स्पर्धा होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, ये उसका बेस है ना। तो हम उसी स्पर्धा को लेके फिर शिक्षा में हो, स्पोर्ट्स में हो, या कोई भी जगह पे हम उसको ले आए हैं। मुद्दा ये है कि इसको जांचने की जरूरत है कि क्या हम स्पर्धा के माहौल में आगे बढ़ते हैं कि हम एक दूसरे को मदद करने से हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमको खुद को जांचने की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा दूसरे बड़े बच्चे को देख के सीखता है, समझता है और आगे उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है मानव में। अगर यहाँ पे कंपटीशन आ जाए तो वो बच्चा यही चाहेगा कि ये ना करे, ऐसा है ना। तो अगर मूल में देखे तो मूल में कोई भी मानव को स्पर्धा स्वीकार नहीं है ना, क्योंकि स्पर्धा से द्वेष बढ़ता है और द्वेष किसी को स्वीकार ही नहीं है। द्वेष से दुख ही आएगा ना। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें भी अगर बहुत मतलब पर्टिकुलरली सिर्फ स्पोर्ट्स की ही बात करें, उसमें भी एक व्यक्ति हमेशा फर्स्ट आ ही नहीं सकता, उसमें भी वेरिएशन होता ही रहेगा। स्पोर्ट्स का रोल क्या है, भूमिका क्या है, स्पोर्ट्स क्यों है, यहां पे जब भी बात होगी ना तो पहले उसके प्रयोजन मतलब वो क्यों है इसको हमको सोचना होगा। समाधान तो वही होगा कि वो क्यों है और कैसा है, दोनों को समझा जाए। स्पोर्ट्स किस लिए है? स्पोर्ट्स इसलिए है कि अपनी शरीर की क्षमता जो है उसमें विकास हो। ठीक है, बचपन में सभी बच्चे जो खेलते हैं उनमें शरीर में विकास होता है, उनकी स्किल्स में। अब बड़े हो गए, अभी हमने उसको मनोरंजन का साधन बना दिया। कुछ लोग खेलते हैं, बाकी लोग देखते हैं।
और हमको एक मनोरंजन का साधन बना, दूसरा एक प्राइड वाला साधन बना कि इंडिया मतलब या है ना जो भी इंडिया है या देश है अलग अलग या रीजन्स है, उस हिसाब से हमने अब अस्मिता को भी उसको जोड़ दिया। अब आप कंट्री के लेवल की बात करें, अभी तो स्कूल में हाउस हाँ, होते हैं, बिल्कुल एक क्लास को भी 4 हाउसेस में बांट दिया जाता है, उसमें भी स्पर्धा होती है कि ये बिल्कुल। हाउस जीता, जैसे हैरी पॉटर मूवी है एकदम। तो उसमें जैसे पूरा डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली यही हुआ कि उसमें हमने भेद ला दिया कि एक जो फर्स्ट आएगा वो कहीं ना कहीं वो बेहतर है बाकी लोगों से। ये जो मानसिकता है उससे द्वेष ही पैदा होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ सहकार करना नहीं चाहेंगे, और ये हमने बचपन से डाल दिया। तो जितना बचपन से डाला उतना फिर वो आगे चल करके अपने भाई को क्यों मदद करेगा, है ना। उसको तो भाई है या कोई दोस्त है या कोई भी है, मुझे तो फर्स्ट आना है, यही एक चीज है ना, यही तो फाइनल गोल है। फिर हम परिवार में साथ में नहीं रह पाएंगे, ये यहां जाके एंड होता है। ठीक है। दूसरा बात, स्पोर्ट्स का जो भूमिका है वो तो इतना ही है कि शरीर स्वस्थ हो जाए। तो शरीर के स्वस्थ होने के लिए कोई फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। खेलने से शरीर स्वस्थ होने वाला है, शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर की उपयोगिता क्या है भाई, किस लिए हम लगाएंगे कि शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसके लिए श्रम कर पाए, उसी में लगाया जाए उसको। तो उस प्रयोजन के अर्थ में अगर हम देखते हैं तो स्पर्धा की भूमिका नहीं रहती है, मैं ऐसा मानती हूं। दूसरा, जैसे कोई बच्चा अच्छे से दौड़ता है तो उसका बड़प्पन या उसका अच्छापन दूसरों में ट्रांसफर हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो एक ही व्यक्ति हमेशा दौड़ता रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल की भी बात करें, कोई एक डॉक्टर है बहुत अच्छे से सर्जरी करता है, अगर वो दूसरों को बताता ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ उसका, वो तो फिर उसके जाने से वो खत्म हो गया, वो जो समझ है, वो जो ज्ञान है, वो मानव परंपरा से खत्म हो गया। अभी हम माता पिता कैसे बनते हैं, माता को एक छोटे बच्चे को कैसे पालना है अपने दादा दादी बताते तब हम कर पाते हैं। यहां पे अगर हमने बोल दिया यार नहीं मैं नहीं बताऊंगी आप करो, तो आप हम आगे बढ़ पाएंगे, आप हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो मानव जाति में अभी तक हम जहां पहुंचे हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे तभी हम बढ़े। क्या खाना है क्या नहीं खाना है सालों लाखों सालों से लोगों ने पहचाना है, तब हम यहां पहुंचे अभी। तो इसको अगर देखते हैं तो स्पर्धा की भूमिका नगण्य ही हो जाती है। मैम, बिजनेस में तो हमको ऐसा सिखाया गया है, किल द कॉम्पिटिटर। हाँ, तो वही है ना। और योर शेयर शुड बी मैक्सिमम, लायन शेयर। हाँ, तो बेसिकली हम उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये किसके लिए, क्यों कॉम्पिटिटर को किल करना है? क्योंकि हमारा लाभ जो है वो और बढ़े, है ना, हमारी सुविधा जो है वो और बढ़े, या हमारा पद जो है वो और बढ़े। हमारी मानसिकता में ही परिवर्तन का मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है। सुविधा सबको होने से सब खुश रहेंगे, या सिर्फ मेरे को मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं, ये सब जो R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ, फिर जो भी रिसर्च किया उसके हाँ, पेटेंट बना लेते हैं। हाँ, बराबर है। इतने साल तक इसका फायदा मुझे ही होना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर एक किसान है, उसने एक बीज बनाया, उसने पेटेंट करके रख दिया कि कोई इस बीज को यूज नहीं करेगा, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अभी तक मानव परंपरा में इतना काम हुआ है और सभी लोग उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, उसका कोई क्रेडिट किसी व्यक्ति को नहीं जा रहा है। हम अगर इसको देख पाए तो हम ये देख पाएंगे कितनी छोटी सी चीज को हम मतलब वो बड़ा कर रहे हैं, है ना। कोई एक हमने चीज को खोजा तो अच्छी बात यह है कि सभी लोग उसका इस्तेमाल करें। एक अच्छा मेडिसिन का खोज हुआ, वो मेडिसिन जब सब यूज करते हैं, है ना, उसका मुनाफा का मुद्दा तो सिर्फ अभी तो सिर्फ मुनाफा और पैसा पे अटका है ना सब कुछ। मेन तो मुद्दा यह है कि वो सामान्य कैसे हो, सभी को कैसे मिले। ये समझ वाला जो मुद्दा है, अगर ये एड्रेस होता है तभी हम अखंड समाज की बात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कभी भी। जैसे आप पेटेंट वाला मुद्दा कह रहे हैं, या बिजनेस में जो सिखाया जा रहा है किल द कॉम्पिटिटर। मान लीजिए बिजनेस में आपके 100 प्लेयर है ना,
यही भाषा बोलते हैं प्लेयर, इतने कॉम्पिटिटर हैं। 100 लोग जो है जो बिजनेस कर रहे हैं, सभी की यही मान्यता है किल द कॉम्पिटिटर। तो सब लोग एक दूसरे के किल करने में लगेंगे या बोलेंगे आपका बिजनेस बढ़ जाए? सभी लोग एक दूसरे को किल करने में लगे हैं, तो आपके अंदर भय रहेगा या आप शांति में रहेंगे? नहीं, भय रहता है, हमेशा भय रहता है ना हाँ। कि कब कौन किल कर दे, और मुझे भी किसी को किल करना है तभी तो मेरा चलेगा। उस भय मानसिकता में जीवन में तृप्ति बनी रहेगी या हमेशा भय बना रहेगा? भले ही आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं तो डर बना ही हुआ है ना, किस दिन बंद हो जाए भाई। और भय से हमेशा दुखी होते रहेंगे सभी लोग। तो कुल बात यही है कि अभी हमने उसको पहचाना ही नहीं है कि कैसे हम साथ मिलकर चल पाए। अभी हमारा यही है कि जो बेहतर है वो चलेगा, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बलशाली, ज्यादा बुद्धिमान इन सेंस के जो ज्यादा चालाकी कर पाता है वो चल पाएगा, बाकी सब नहीं चल पाएंगे। उस अर्थ में हमने पहचाना, इसीलिए ये समस्याएं हैं। ये जो आपने मुद्दा उठाया, ये हमारा ध्यान भी जाता है कि समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि जब बेसलाइन ऐसी है, हमको सिखाया ही गया है कि भी किल द कॉम्पिटिटर, तो हम क्यों सोचेंगे उसका चलेगा। पर ऐसा सोचिए कि एक गांव है जहां पे सबको व्यवसाय है, सबके व्यवसाय को सम्मान है, सबके पास व्यवसाय है और उतना व्यवसाय है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, सबको सम्मान है। वहां कंपटीशन होगी या पूरकता होगी? क्या होगा? मानव स्वभाव बहुत स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। हाँ, उसको भी देखेंगे, मानव स्वभाव स्वार्थी होता है। ये तो बहुत ही गहरा बैठा हुआ है। इस जगह में जो है वो इसलिए स्वार्थी है। सपोज मैंने कुछ काम किया है, उसके पीछे 5 साल 10 साल मेहनत करके कुछ इन्वेंट किया है, तो मैं चाहूंगा उसका फायदा मुझे मिले। हाँ, वही मैं वापस इसी के लिए जोड़ रही थी कि हमने जो माना है, एक तो माना है कि मानव स्वार्थी है, और हम देख पाते कि हर बच्चा जो है ना, वो समझने के लिए इच्छुक है, स्वार्थी होने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। तो ये हमारे में बैठ गया है कि हम स्वार्थी है, हमको सिखा दिया, तो हम सबको स्वार्थी के रूप में ही देखते। मैं अपने आप को भी वैसे ही देखती हूँ। दूसरा बात, हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि एज अ मानव जाति यहां तक पहुंचने में कितने लोगों का हाथ है। तभी हम कहते हैं ये मेरा इन्वेंशन है, जबकि एक कुर्सी में एक छोटी सी चीज बनाना वो तो तब होता है जब कुर्सी बनी, उससे पहले तब होता है जब लकड़ा को हम कुर्सी बना सकते हैं ये हमने सोचा, उससे पहले वो तब होता है जब हमने फार्मिंग किया होगा या पेड़ लगाए होंगे, उसको कैसे लगा, मतलब ये पूरी एक बड़ी प्रक्रिया है। उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जो आपने चेंज किया। एक फोन है, फोन तो पहले से है, उसको आपने क्या डेवलप किया मतलब क्या किया आपने, उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है वही तो चेंज किया। उसके लिए आप इतना, मतलब हम लोग मान लेते कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, जबकि हम अगर ये देख पाए कि मानव जाति अभी जहां खड़ी है उसमें लाखों लोगों का प्रयास है, इस प्रयास को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा काम भी उतना बड़ा काम नहीं जिसके लिए हम उतना पकड़े बैठे हैं। दूसरा, उसमें एक डर है कि अगर मैं ये सबको बता दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी वाली व्यवस्था में ये डर ही नहीं है, क्योंकि सबको समृद्ध होना है। अभी हम वहीं पे अटके हैं, मेरे को सब कैसे मिल जाए या मेरे परिवार को सब कैसे मिल जाए। अगर हम ये देख पाते हैं कि सभी समृद्ध होंगे तभी समाज में अभय होगा, और सभी समृद्ध होने से मैं समृद्ध हो सकता हूं, मेरा परिवार समृद्ध हो सकता है। कोई किसान है वो अनाज पैदा कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो माइक बना रहा है, दोनों की आवश्यकता है। मैं एक ही चीज बनाते रहूं तो मेरा घर में, अभी इसको भी जांचने की जरूरत है कि पैसे से मैं जी रहा हूं या सुविधाओं से मैं जी रहा हूं। चाहिए क्या मुझे, पैसा चाहिए या मुझे आहार चाहिए? अगर मेरे घर में बहुत सारा पैसा है लेकिन बाजार में आहार ही नहीं है तो मैं पैसे का क्या करूंगा? जैसे कोरोना में सबके घर में पैसे थे कि नहीं थे? सबके पास पैसे थे ना। जो रिस्ट्रिक्शन थे, हमको जो चीज चाहिए वो सब मिल रही थी, या जो मिल रही थी वो हम लोग ले रहे थे। जो मिल रही थी वो लेना पड़ रहा था, पैसे तो घर में बहुत पड़े। तो हमको वस्तु चाहिए, मूलतः मानव को वस्तु चाहिए या सेवा चाहिए, उसको लेने देने का माध्यम है। ट्रांसफर करने के लिए हमने पैसा एक मीडियम माना है, पर कहां पे वो मीडियम जो है वो हमारा लक्ष्य बन गया वो हम भूल गए। हमारा लक्ष्य तो हम अच्छे से रहे, हमारा घर
अच्छे से हो, हम शांति से सो पाए, सभी लोगों को सुविधा हो, सबके लिए आहार हो, सबको आने जाने के लिए गाड़ी हो, फोन हो, ये है ना। ये लेने का माध्यम पैसा है, तो पैसे का अवमूल्यन नहीं है, लेकिन पैसा, मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है उससे मेरा पेट नहीं भरने वाला, इसको देखना होगा। तभी हम ठीक से प्लेस कर पाएंगे कि हमारी आवश्यकता है क्या। और समाज में सभी लोग जब अलग अलग चीजें करते हैं तभी मेरा घर जो है समृद्ध होता है, उससे कम में नहीं हो पाता। लेकिन जब तक ऐसा समाज हो, हाँ, तब तक कैसे? अभी भी वैसे ही हो रहा है, इतना ही है, अभी हम पहचान नहीं रहे, अभी हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम पहचान नहीं रहे, पर अभी भी हमारे घर में 10 चीजें जो आ रही है, कोई ना कोई कर ही रहा है, भले उसका घर कैसे चल रहा है, उसमें असंतुलन हो गया है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। वो भरेगा कैसे? जब किसी को पता चलेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, और वो फ्लो होगा जिसके पास कम है उसके पास। तब तक क्या करेंगे? तब तक समझ पे काम करेंगे, उसके साथ हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ काम करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। लेकिन मैडम कई बार कैसे होता है, जैसे व्हेन वी आर अ स्टूडेंट, हाँ, तो स्कूल तो सारे स्टूडेंट जाते हैं, हाँ, लेकिन थोड़े उसमें ध्यान देते हैं पढ़ाई में, हाँ, भाई उसका लक्ष्य क्लियर है, मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, हाँ, और थोड़े मजे करते हैं कि भाई ठीक है, तो अब हाँ, जिसने हार्ड वर्क किया है उसको उसका रिजल्ट भी बाद में मिलेगा, ठीक है, और जिसने नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, यहाँ उसको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ उसको मजे करने हैं, ठीक है, देन उसके सक्सेस में इन द हाँ, ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द बराबर वर्ड है। उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक तो है, देन जिसने मेहनत की हाँ, उसको उसका फ्रूट डिजर्व करता है ना। जिसने नहीं की वो भी मजे कर सकता था, वो भी मूवी पे जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया, उसने बोला नहीं मुझे तो मेहनत करना है, मुझे आगे, तो उसने सेक्रीफाइस की काफी चीजें ठीक बात टू है, अटेन समथिंग। ठीक बात तो अभी समाज में मैं मानता हूं असंतुलन है, हाँ, थोड़ा असंतुलन जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी असंतुलन जो है वो लोगों की चॉइसेस की वजह से भी है। अब दारू पीने में मुझे भी शायद मजा आता है, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज अच्छी नहीं है तो मैं नहीं पीता हूं। अगर लेकिन कोई पीता है, उसका लीवर खराब होता है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर गेटिंग, एज यू सो शैल यू रीप, राइट? जैसे बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो उसमें कोई गलती नहीं। मुद्दा इतना ही है कि अगर हम ये देख पाए कि सामने वाले व्यक्ति का शराब पीने से मेरे घर में भी परेशानी हो रही है, एब्सोल्युटली, हाँ, है ना, तो हम उसको ओन करेंगे। इसका मतलब ओन क्या करेंगे कि उसकी समझ कैसे बढ़े कि वो ये ना करे। कार्यक्रम तो वही है, करना क्या है वो व्यक्ति निर्णय कर रहा है, पर जब तक हम जुड़ाव नहीं देख पाएंगे, हमको ऐसा लगता है मैं ठीक से कर रहा हूं तो मेरा सब कुछ ठीक है। पर जब भी हम देख पाएंगे कि अभी ऐसा माहौल है, तो क्या हम अपने बच्चों को शांति से कहीं पे भी जाने दे सकते हैं? क्या ऐसा माहौल है? हमको ऐसा माहौल चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे बनेगा? उसके लिए जिसको समझा है, जो समझा है वही समझाएगा। तो जिम्मेदारी तो जो समझा है उसकी है, ठीक है। इस अर्थ में अगर हम देखते हैं तो जुड़ाव के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है कि जो परिश्रम किया उसका जो फल है, जो परिश्रम किया उसका फल, मतलब मुझे ऐसा लगता है हम ऐसे भी देख सकते हैं उसको कि जैसे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा कुछ समझ में आया उसको कि कैसे एक इलाज किया जा सकता है। समझो कोरोना में कोई वैक्सीन बनी, उदाहरण, उस वैक्सीन को सभी लोगों ने इस्तेमाल किया, तब उसका वैल्यू है। जब वो उसके पास ही उसने बना के रखा तो उससे कुछ नहीं हुआ। अगर वो बना के रखता है तो उसका बेस्ट एग्जांपल नागराज सर ने ये किया। अभी वो खुद के पास ही रखते तो मानव जाति को कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर हम उससे बचे रहते, या मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो भी ज्ञान है, जो भी समझ है, और उस व्यक्ति का भी तभी यश है जब उसके जैसे 10 बन गए। एक माता का यश क्या है कि उसके जैसा उसका बच्चा बन गया, वो भी समझ गया, वो भी अपने बच्चे को ठीक से रख पा रहा है, इसी में उसका यश है। ना कि वो खुद ये माता अच्छे से बनी रही और दूसरा बना ही नहीं, उसका बच्चा बना नहीं, तो यश कहाँ? हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है इन चीजों को, है ना। ठीक है,
और ये भी हम देखते हैं कि जो भी मानव के पास अच्छी चीज है ना वो बांटता ही है ना, उसको बांटने का मन करता ही है। सामान्य सा उदाहरण देखो, जब कोरोना हुआ है ना, हम पेटेंट की भी बात कर रहे हैं तो उसमें मुनाफा जुड़ा हुआ है, पर हमको 5-10 हमारे परिचित वो फोन करके बोलते थे ये काढ़ा है, ये डालो ये डालो, ये पर कुछ नहीं होगा। ये जो सलाह जो मिलती है उसमें उन्होंने कुछ अच्छा पहचाना है तो लोग बांटते हैं, उसका पैसा लेते थे क्या? पेटेंट का करते थे क्या? तो मतलब जो कॉमन गुड है, अच्छा जो पहचाना है, वो मानव बांटना ही चाहता है, वो शेयर ही चाहता है। जब तक वो शेयर नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है? तो उसको उसकी भी तृप्ति होती है कि कुछ अच्छी चीज मुझे पता चली, उसको मैंने शेयर किया। कि इसको कोरोना हुआ तो मुझे भी आ सकता है, तो वो भी है, वो डर भी है, जुड़ा- उसमें ये भी है, पर समझ भी है। और अच्छी चीज ये है कि अच्छी चीज है तो मैं बांटता हूं, ये बहुत नेचुरल है हम में। सही हम लोग बात है। अपने तक नहीं रखते उसको। हाँ, जो अभी कंपटीशन और ये सब हो गया, इसमें वो सब संकीर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि किसी और को पता चल गया तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मेरा धंधा बंद हो जाए, उसके कारण नहीं। इसीलिए सहअस्तित्व को नहीं समझे हम साथ साथ हैं इसको नहीं समझ पाए, हम साथ साथ कैसे हैं इसको नहीं समझ पाए, है ना। इसी के लिए प्रकृति को भी नहीं समझ पाए, मानव को भी नहीं समझ पाए, इसलिए समाज में भय है। परिवार को भी नहीं समझ पाए। अभी कंपटीशन तो आपने समाज में कहा है ना, बिजनेस में है, फैमिलीज में कंपटीशन है कि नहीं है? भाई बहन, एक भाई के बीच दूसरा भाई कमाता है, दोनों के बिजनेस अलग है। पति पत्नी में भी वही है, मेरे बैंक में कितने हैं, कितना मेरी है? सैलरी पति पत्नी कितनी में है। कंपटीशन है। फिर धीरे धीरे बच्चों में भी वही आएगा, तो हम परिवार में साथ में रह कैसे पाएंगे? क्या हम यदि- चाहते हैं कि हम साथ में रहे? ये समृद्धि जो है इंडिविजुअल है या परिवार की है? यदि इंडिविजुअल है तो कंपटीशन है, यदि परिवार की है तो जो भी कर रहा है वो परिवार के अर्थ में कर रहा है, उसको मैं कैसे मददरूप हो जाऊं, मैं कैसे सहायक हो जाऊं, ये भावना मेरे अंदर रहती है। यदि वो इंडिविजुअल है तो कंपटीशन बना ही रहेगा। इसीलिए जो इंडिविजुअल या जिसको बोले व्यक्तिवाद जिसको हम कह रहे हैं, उसके स्थान पे हमको सहअस्तित्ववाद को पहचानना पड़ेगा। हम साथ साथ हैं, हमारी जो भी प्रगति है, हमारी जो भी गति है, हमको जो भी लक्ष्य पाना है, ये साथ साथ पाना है। ये मेरे अकेले का लक्ष्य नहीं है, ये सभी का लक्ष्य है। यदि सभी का लक्ष्य यही है तो इसमें मेरा लक्ष्य पूरा होता है, उससे किसी को कोई बाधा नहीं है। यदि सभी का लक्ष्य पूरा होता है तो मेरा लक्ष्य उसमें पूरा ही होता है। एक सूत्र है, जीने दो। अच्छा, आप कुछ और बोल रहे हैं। सर्वसुख में स्वसुख समाया हुआ है। यदि हम सर्वसुख की बात करते हैं तो उसमें मेरा सुख समाया ही रहता है। सर इसको ऐसा भी बोलते हैं, थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। खुद से आगे से, खुद से ज्यादा सोचना, है ना। लेकिन सर इंडस्ट्री में तो सबोटेज भी किया जाता है, कॉम्पिटिटर की जगह कंपनी में आदमी जाके सबोटेज करके आते हैं, इससे भी हमारे इंडस्ट्री में है ना। अभी होता अभी है, अभी की अभी जो सब जीने की जगह पे। विधियां है ना, उसको तो आप बात करोगे तो बहुत सारा है। स्पाई रख देते हैं हाँ अंदर। हाँ, अरे उससे भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी जो चालाकियां जो मानव ने की है ना, वो इसी के चलते की है। यहाँ पे जो भी दृष्टि को पहचाना, उसने लाभ को पहचाना, तो उसे उसमें उसको जैसे भी पाया जाए सब तरीके अपना लिए, है ना। वो शाम दम डेड, वही साम, साम दाम दाम, दंड दंड, भेद, सब भेद। कैसे भी करके मुझे सफल होना है। सफल होना है मतलब मुझे सबसे एक नंबर जो है वहां पे पहुंचना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। इसीलिए ये जो अजागृत या अमानवीय प्रवृत्तियां मानव में है, वो इसीलिए हो पाई क्योंकि मानव को हम पूरा नहीं समझ पाए। हमने यही माना यही लक्ष्य है। यदि मानव लक्ष्य को हम समझ पाते, इसको ठीक से समझ पाते, तो ये सब चीजें होती ही नहीं। इसीलिए अभी की जो स्थितियां है उसमें हम अनेक गलतियां ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मानव जो है वो सही में एक है, गलती में अनेक। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसकी बातें बहुत सारी हो सकती है। कैसे कैसे गलतियां हम कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में कोई एग्जाम्पल है, 1+1 है, वो 2 होता है ना। उसको गलत करने के तरीके कितने हैं? 1+1 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, पर उसको सही करने का तरीका क्या है? एक ही है। तो जो सही है वो एक है, गलती में अनेक है। वेरिएशन ऑफ जो भी गलतियां हैं, अपराध है, वो हो सकते हैं, सही में एक है। सही में यही एक है कि हम सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहते हैं, हम तालमेल पूर्वक जीना चाहते हैं, हम जीना यही चाहते हैं। और यदि हम सही को पहचानते हैं, हम तो सही जी पाते हैं। इसीलिए सही की पहचान हो जाए, सही क्या है, गलत क्या है, इसका आधार हमको स्पष्ट हो जाए। अभी क्या है सही,
सबका अपना अपना। यदि सही सबका अपना अपना है तो सबके कार्यक्रम अलग अलग होंगे या एक होंगे? यदि सही सबका एक है, जो सत्य जो है सबके लिए एक है, तब हमारे कार्यक्रम भी उसी दिशा में होंगे। इसीलिए मानव सही में एक है। यदि मानव का मानव के रूप में अध्ययन हम देखेंगे तो सही में एक ही है, समान है, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे जीवन में के रूप में मानव में जीवन अगर हम देखें, जैसे हमने बात करी, जीवन के रूप में समान है सभी में या अलग अलग है? सभी क्रियाएं होती है, छोटे में बड़े में, है ना, लिंग के आधार पे, पुरुष में स्त्री में, सभी में हो रही है। तो जो समानता का आधार है, एकता का आधार है, जो एक है उसको हम पहचानेंगे। और जो विविधता है वो किस अर्थ में है? वो कोई ना कोई प्रयोजन के अर्थ में है, उसका कोई ना कोई एक पर्पस है जो विविधता है ना। जैसे मैं बताया, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सब उनकी जो शरीर की रचना है वैसी है। अब ठंड में रहने वाला जो व्यक्ति है ना, उसकी शरीर रचना वैसी होगी कि वो ठंड को झेल पाए। मैदान में जो रहता है, रेगिस्तान में रहता है, उसका शरीर उस तरह से ढला हुआ है कि उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाए। तो वो विविधता है, किस अर्थ में है? वो इस अर्थ में है कि वो प्रजाति या वो शरीर बना रहे। तो विविधता भी कोई एक अर्थ में है ना, तो उस अर्थ में है। और जो समानता है वो हम सब में एक है। वो एकता को हम जब पहचानते हैं, सही को जब पहचानते हैं, तब हम एक होकर जी पाते हैं, तब हम अखंड समाज के रूप में जी पाते हैं। इसीलिए साथ साथ होना, सहअस्तित्व को पहचानना, वो दृष्टिकोण डेवलप करना, वो मुख्य काम है। तो अभी हमने जो बात की, ये 4.5 क्रिया की बात की। आगे हम फिर इसमें 3 और दृष्टिया की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अभी हमने 3 जो दृष्टियों की बात की, उसके आगे जब हम दृष्टियों को देखेंगे तो हमको भी ध्यान जाएगा कि हम बहुत सारी चीजें अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या गलत भी हो रहा है, क्या ठीक कैसे होगा। चौथी दृष्टि है न्याय अन्याय, जिसको कहा जो संबंध सापेक्ष है। न्याय अन्याय, संबंध सापेक्ष दृष्टि। तो अभी जो भी इतनी सारी चर्चा हुई, इसमें हम देख सकते हैं कि जहां जहां संबंध को हम पहचानते हैं वहां हम अपना लाभ जो है वो छोड़ देते हैं। क्या हम अपने बेटे को बेटी को बढ़ाते समय ये सोचते हैं कि मेरा उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? हम क्या सोचते हैं, उसको सबसे ज्यादा अच्छा क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, तो उस अर्थ में हम अपने आप को लगाते हैं। तो अभी भी मानव जो है संबंधों में लाभ नहीं देखता, अभी भी नहीं देख सकता, नहीं देख पा रहा है। अभी भी जो कॉम्पिटिटर है वो जनरली परिवार से बाहर जो है उसी को हम मान के बैठे हुए हैं। तो न्याय अन्याय ये दृष्टि है जिसमें संबंध के आधार पे हम निर्णय लेते हैं, और जब भी संबंध प्रधान होता है तभी लाभ हो, हित हो या प्रिय हो उसमें समा जाता है। और सबसे अच्छा उदाहरण उसके लिए यही है कि जो बच्चा होता है उसको जो भी अच्छा लगे हम करने के लिए तैयार होते हैं, उसमें हमारा प्रिय हो या नहीं हो। बच्चा जब रात को जगता है तो माँ उठ जाती है, भले उसके शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो ठीक हो या ना हो, है ना। फिर पूरे पूरे परिवार में जो भी पैसा आ रहा है हम किसके लिए कमा रहे हैं? फाइनली सभी लोग, किसी को भी पूछो क्या बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, इसी के लिए इकट्ठा करके रखे ना। तो हम जो भी कर रहे हैं लगा अभी भी यहीं रहे संबंधों में। अगर हम ठीक ठीक इसको पहचान पाएंगे कि सभी मानवों के साथ मेरा संबंध है, तभी हम इससे ऊपर उठ पाएंगे। तभी फिर कंपटीशन, संघर्ष ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो ये वाली दृष्टि है न्याय और अन्याय, और अभी भी ये वरीयता में ही दिखता है। अभी भी हम
जैसे बात हुई, अभी भी हम व्यवहार में ज्यादा, मतलब मानव के साथ में जो पीड़ा है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी पीड़ा है, रादर देन कि मेरी सुविधा में थोड़ा कम ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे आने के बाद अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यहाँ पे एसी चालू है या नहीं, पंखे चालू है या नहीं, उससे। और एसी चालू है और झगड़ा हो गया तो भी हमको गर्मी होती है तो उसका कोई प्रभाव शरीर पे नहीं होता। तो बेसिकली ये दृष्टि जो है, न्याय और अन्याय, ये संबंध सापेक्ष दृष्टि है। और ये वरीयता में आने से ये सभी नियंत्रित हो जाते हैं। और तब हम ये देख पाते हैं कि जब हम संबंध के रूप में मानव को पहचानते हैं तो हम इसी के साथ फिर हम अखंड समाज तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि न्याय जो है उसमें ये पहचान आवश्यक है कि हम सभी जीवन रूप में हैं, शरीर के साथ है, तो फिर न्याय हम सबके साथ कर पाएंगे, है ना। फिर उसमें स्त्री पुरुष, जाति, अलग अलग प्रदेश, ये भेद नहीं रहेंगे। तो इसकी पूर्णता तो इसी में है कि जब हम पूरे मानव जाति को अखंड समाज के रूप में पहचान पाए। अखंड समाज के अर्थ में जब हम निर्वाह करते हैं, उसी अर्थ में फिर न्याय दृष्टि जो है वो पूरी होती है। अभी क्या है कि अभी उसमें भी हमारा अपना, दूसरा, अपना, पराया, ये सब बना हुआ है अभी, ठीक है। तो ये दृष्टि है न्याय अन्याय, है ना। तो ये हम अच्छे से देख पाते हैं कि मानव के साथ हमारा जो व्यवहार है और उसके अर्थ में ये सुविधा है, या हमारा जो धन है, हमारा जो शरीर है, वो किसके लिए है। जैसे घर में कोई बेटा है और घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा ठीक से हो पाए, उसको उसका आहार पूरा हो जाए, ये एक बात। और उससे बड़ी बात कि वो समझदार हो जाए, है ना, वो समझदार हो जाए, वो मेरे जैसा हो जाए, मेरे से भी अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इस अर्थ में फिर हम ये दृष्टि को देख पाते हैं। आगे की दृष्टि है, मुझे लगता है इसको पूरा करके फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। आगे की दृष्टि है धर्म दृष्टि, धर्म अधर्म, अर्थात समाधान या व्यवस्था सापेक्ष। सही गलत होगा, जैसे व्यवस्था के अनुरूप जो है वो धर्म है, और व्यवस्था को जो बिगाड़ता है या वो अव्यवस्था को जो फैलाता है वो अधर्म है। तो हमारा जो तौलना है उसमें ये भी हमेशा ये मतलब ये होना बेसिकली कि व्यवस्था के अर्थ में हम निर्णय ले पाए, तो हम देख पाएंगे कि व्यवस्था कौन सी, तो ये वाली व्यवस्था जिसमें परिवार में समृद्धि हो पाए, समाज में अभय का स्थापित हो पाए, व्यक्ति में समाधान हो पाए, इस अर्थ में हमारा तुलना करना या निर्णय लेना। तो अभी के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम समाधानित हो जाए, इस अर्थ में जो हमारे निर्णय है वो धर्म के आधार पे हो पाएंगे, और सभी लोग समझदार हो पाए, इस अर्थ में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारी निर्णय होते हैं, तो वो धर्म दृष्टि में आएंगे, ठीक है। और छठी दृष्टि है सत्य असत्य, सत्य असत्य अर्थात अस्तित्व सापेक्ष, मतलब जो है उसके आधार पे सत्य क्या है ना, ये प्रकृति है, ये सत्य है। या जैसे मानव है, इसमें अगर हम मानव को शरीर मानते हैं तो वो सत्य नहीं हुआ,
मानव को जब मानव को हम शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में पहचान पाते हैं, तभी हम फिर सत्य के आधार पे उसके साथ निर्वाह करेंगे। तो सत्य के आधार पे भी हमेशा हमारा तुलना होता है कि क्या है और क्या नहीं है ना, जो अस्तित्व में है। हाँ, जैसे अभी इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास सूचना है कि ईश्वर है या नहीं है, दोनों हमारे में बना हुआ है, ठीक है। जैसे अस्तित्व में मानव है ना, तो मानव एक पशु है या मानव को एक अलग एंटिटी है, ये सत्य असत्य वाला मुद्दा है। मानव जो है वो जीवन और शरीर का रूप है, या फिर मानव सिर्फ शरीर है, या फिर मानव सिर्फ जीवन है। तो ये फिर से यही हुआ कि सत्य है या असत्य है, उस आधार पे हमारा निर्णय होता है ना। तो और जैसे कोई उदाहरण हो सकता है कि आपको कोई जैसे हम छोटे बच्चे को कहानियां सुनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे परी की कहानी है, कुछ ऐसा सुना दिया। हाँ, तो बच्चे पूछते हैं सच में ऐसा होता है? तो वो वापस सत्य, जब वो पूछते हैं तो वो ये तक उसका अस्तित्व है कि नहीं है। जैसे हमारी कल्पना में भी हमने बहुत सारे वो सुपर हीरो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा होता है। जब हम होता है कह रहे हैं तो उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो ये जो दृष्टि है उसको अस्तित्व सापेक्ष दृष्टि की बात करें, सत्य असत्य, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, उस दृष्टि को बोल रहे सत्य असत्य। जैसे हम प्राणियों की कहानियां सुनाते हैं, उसमें भी वो पर्सोनिफाई करते हैं उसको, है ना। जैसे उसमें लाभ है, ये है, वो है, फिर वापस वही है कि वो सत्य है या असत्य है। हाँ, वो असत्य है, वो असत्य है। उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, मतलब मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है तब तक, जब तक मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरी तरह से मुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझे मेरी दृष्टि असत्य है, वो है ही, मुझे पता है या नहीं है, पर वो सत्य नहीं है। बिल्कुल। तो सत्य समझ के साथ ही हमें समझ में आएगा कि सत्य क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। तो न्याय, धर्म और सत्य, और ये तीनों चीजें जो है वो जब हम देख पाएंगे कि ये जो परिवर्तनशील चीजें है ये अपरिवर्तनीय चीज है। व्यवस्था जैसी है वैसी बनी हुई है, उसको पहचानना है। सत्य जो है उसको पहचानना है, उसको समझना है। न्याय क्या है, संबंध में कैसे जीना है, उसको पहचानना है। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इस आधार पे जब हमारी प्रिय हित लाभ जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं, तो फिर वो जो उदाहरण है कि परिवार में जैसे शादी का ही है कि कैसे करेंगे उसको, तो फिर उसमें क्या हम न्याय दृष्टि के साथ, क्या हम धर्म दृष्टि के साथ, क्या हम सत्य दृष्टि के साथ उसमें निर्णय ले पाएंगे। तो वो जो झगड़ा है अभी, वो तो बेसिकली इन सभी चित्रणों का ही झगड़ा है जो वो सॉल्व हो पाएगा। लेकिन मैडम पर्सनल चॉइसेस तो इससे भी नहीं रिजॉल्व होंगी ना। पर्सनल चॉइसेस मैंने जो उदाहरण दिया, पर्सनल चॉइसेस रिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो नियंत्रित हो जाएंगे। कैसे नियंत्रित होंगे? जैसे ही हम बच्चे को पहचानते हैं तो हमारा प्रिय जो है उसमें समा जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हमको लगता है उसका ठीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे ही अगर व्यवस्था, अगर हम ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते, उससे अव्यवस्था होती है, ये हमारे में समझ है, तो हम उसको फॉलो क्यों करते हैं? भले मेरे लिए वो प्रिय नहीं है, पर उससे अव्यवस्था फैलेगी इस समझ के आधार पर। उस अर्थ में वो समा जाता है या वो नियंत्रित हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये खत्म हो जाता है, खत्म नहीं करना है इसको, है ना। ये नियंत्रित हो जाता है। और अगर आप खाना खा रहे हो, आपके पास 4 चॉइस है, तो उसमें से जो प्रिय है आप खा लोगे, पर या जो हितकारी है वो खा लोगे। पर जब भी उसमें सामने वाले व्यक्ति का या हमारे संबंध के निर्वाह करने के अर्थ में जब हम सोचेंगे, तब हमेशा हम ये सोचेंगे कि
सामने वाले व्यक्ति का जो हित है या शरीर है वो ठीक बना रहे, उसका जो प्रिय है वो बना रहे, उस अर्थ में फिर हम लगेंगे। तो हमारा जो जीवन शक्तियों का नियोजन है या हमारी जो पूरी अभी जो कल्पना इसी में फैली और इसी में दौड़ रही है और हमको दुख भी इसी में हो रहा है कि मेरा प्रिय या मेरा हित या मेरा लाभ जो है वो नहीं हो पाया, तो वो समा जाएगा, क्योंकि हमको लगता है ये बड़ी चीज है, इसमें छोटी चीज समा जाती है, इससे बड़ा सुख है तो इसमें ये छोटा सुख समा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसके व्यवस्था नहीं बनती, हाँ लेकिन परिवार का कोई सदस्य है उसके लिए वो प्रिय है, हाँ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को फिर कैसे रिजॉल्व करें? तो व्यवस्था को आप समझाओगे उसको और उसको नहीं करोगे। हाँ, लेकिन नहीं समझेगा अगर नहीं, हाँ हम चाहते हैं कि भाई नहीं हो ऐसा। ठीक जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। हाँ। किसी को लाइट पंखा चालू रखने की आदत होती है, किसी को होता है कि नहीं चलता ही नहीं है। ठीक बात है। तो अब जो समझता भी है कि भाई ये जो पर्सन बंद करता है वो समझता है कि भाई ये प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, वेस्टेज है, लेकिन दी अदर पर्सन डज नॉट वांट टू, बोले यार छोड़ना तू क्यों। तो अब इस ये टाइप का जो सिंपल कॉन्फ्लिक्ट जो हर घर में होता ही है, उसको किस तरह से समझाया भी है, वो पर्सन को पता भी है कि ये वेस्टेज है, लेकिन वो डजंट वांट टू बॉदर अबाउट इट। ठीक बात है। तो ये तो है ना, इसीलिए ये सभी शिक्षा के मुद्दे हैं कि बचपन से लेकर के धीरे धीरे ये चीजें इनकलकेट होती है संस्कार के रूप में, और जब हमको लगता है कि ये बड़ा है और व्यवस्था को ठीक रखने से मैं ठीक रह पाऊंगा। अगर व्यवस्था या प्रकृति अभी जो स्थिति और उससे खराब होती है तो मानव यहाँ पे नहीं रह पाएगा। ये इसकी पीड़ा मुझ में होना, मेरी स्वीकृति उसमें होना, उससे कम में फिर ये चेंज नहीं होगा। उससे कम में तो फिर यही हावी होता रहेगा हमेशा। भले ये दृष्टियां हैं, पर अभी भी न्याय या धर्म या सत्य को हम एब्सोल्यूट सेंस में नहीं पहचान पाए, जो हम आगे की क्रियाओं में पहचानेंगे। जब भी हम निरंतर चीजों को पहचान पाएंगे, उससे कम में नहीं हो पाएगा। सो मैम, सपोज हम समझ गए और ये समझ भी आ गई, लेकिन हाँ। सामने वाला अगर नहीं समझे तो हम उस सिचुएशन को कैसे डील करें? उस सिचुएशन को यही डील करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसे समझे, उस पे काम किया जाए। तो जब वो समझेगा तो उसका करना ठीक होगा। हमारा अभी भी जो करना है वो हमारे समझ के आधार पे है ना। हमारा सभी निर्णय जो है वो हमारी जो भी समझ है उसी आधार पे है हमारे निर्णय। तो फिर हमारा अभी का निर्णय भी वैसा है, उस व्यक्ति का भी वैसा ही है, सामने वाले व्यक्ति का भी। तो अगर मैं पूरा समझ गया हूं तो मैं यही काम करूंगा या करूंगी कि सामने वाला व्यक्ति के पास ये समझ कैसे पहुंचे, उसी अर्थ में लगेंगे। ऐसे ही समझ में आता है। ऐसे प्रयास करने के बाद फिर क्या बार बार प्रयास किए जाएं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ही होगा। सबसे आसान क्या है कि बच्चों के साथ प्रयास किया जाए, बचपन से आसानी से हो पाएगा। बात बिल्कुल सही है मैडम। घर के बच्चे भी अभी बहुत स्मार्ट हैं, वो भी फिर बोलते हैं हाँ। कि मैं तो करती हूँ लेकिन ये बड़े लोग नहीं करते हैं। ठीक बात है। तो ये बोलते भी आपको ये स्वीकारना होगा कि बड़े लोग ना समझ है इसीलिए कर रहे, इसको स्वीकारना होगा, अपनी स्थिति को भी रखना होगा, है ना। तो हम जो नहीं कर पा रहे वो तो है ही, क्योंकि व्यवस्था नहीं है इसीलिए ये सब पीड़ाएं है। जब भी हम देखेंगे कि व्यवस्था के रूप में थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, कुछ परिवार भी दिखने लगते हैं, कुछ परिवारों के साथ भी अगर वो बच्चा देख पाता है तो उसमें एक विश्वास बनता है, वो आगे बढ़ सकता है। पर ये देखो ये धीरे प्रक्रिया है, पर यही प्रक्रिया है, उससे कम में कोई प्रक्रिया भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कंपनी में अनस्किल्ड जो लोग होते हैं, हाँ। वो काम करते हैं। हाँ। अब उनका वो थोड़ा एक हैबिट रहता है, बीड़ी या हाँ। वो सब जो भी है। ठीक बात है। और उनका दूसरा हैबिट ये भी है कि कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी फेंक दिया। बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया कि भाई ये आपका घर समझो, आपके घर में ऐसा करते हो। कई लोग तो ऐसे भी है जो अपने घर में भी करते हैं। ठीक बात है। फिर फाइन का सिस्टम भी रखा, जो सर ने बोला भाई अच्छा फाइन का सिस्टम ऐसा रखा कि भाई फाइन कलेक्ट किया जाए, वो हमको नहीं चाहिए। एंड ऑफ द मंथ में जो फाइन कलेक्ट हुआ कुछ खरीद के खा लो सब लोग, लेकिन
फाइन हाँ। 4 लोग देंगे, उसका बेनिफिट 40 लोग लेंगे, पर वो भय वाला ट्राई किया, सब सुविधाएं रखी भाई, हर जगह पे डस्टबिन रखा, पर कोई आउटकम नहीं आया। ठीक बात है, ठीक बात है, मैं अग्री करती हूँ। अभी की जो सिचुएशन है उसमें ये सब हमको दिखेगा ही। ये इसीलिए धीरे धीरे ही सेटअप होगा कि जब ये दृष्टि उस व्यक्ति में जब तक वो संचालित नहीं होता है तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे में ये दृष्टि चालित होने से क्या सभी लोग ठीक से जी पाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया ना, इट बिकम्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे ऐसा लगता है, इसको हम और आगे जब भी देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति समझता है वो जिम्मेदारी पूर्वक सभी लोगों के साथ लगता है, खुशी पूर्वक। अभी हमारे पास फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि हमारे पास खुशी नहीं, खुद में भी अधूरापन है। जब हम ये देख पाते हैं कि मैं एक स्थिति में हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी को उस स्थिति में ला पाऊं, तो वो जो कर रहा है वो ही खुशी पूर्वक कर रहा है। अभी हमारे में पीड़ा है, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, ये मेरे में पीड़ा है, ऐसा मुझे लगता है इसमें। दूसरा उसमें शॉर्टकट भी है। हम लोग चाहते हैं कि भाई वो जो पान गुटखा जो भी खा रहा है उसको बोल दिया भाई ऐसा मत करना और हो जाए, खत्म हो जाएगा। वो बोलने से नहीं मान रहा, फिर हमने क्या किया, चलो ठीक है नहीं मान रहा, कुछ फाइन वाइन लगा देते हैं, उससे भी वो नहीं मान रहा। तो हम लोग ना शॉर्टकट भी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो लंबा कार्यक्रम है, कब वो समझेगा। भी दिया, नहीं करेगा तो हाँ लेकिन आप पैसा भी दिया, प्रलोभन से भी नहीं होगा ना, टॉफी भी दिया और डंडा भी दिखाया, दोनों से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति बनी हुई है और हमको ये पहचानना पड़ेगा, ये प्रवृत्तियां जो बन रही है, जो प्रवृत्तियां जो ये हैं, उसके मूल में ये है कि यही समझ जो है इसका अभाव है। ये समझ का जो अभाव है, जो आप देख पा रहे हो कि जो एनर्जी का वेस्टेज है, जो पंखे चालू है, वो कहाँ जाके है, क्योंकि आपने वो देख लिया। एनर्जी का इतना सारा वेस्टेज जो हो रहा है, वो कोयला इतना बर्बाद हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसका कंसर्न आप में पैदा हो गया और इस कारण आप बोल रहे हो नहीं होना चाहिए, पर जो दूसरा व्यक्ति उसमें वो कंसर्न है ही नहीं। अब आप उसको कंसर्न कैसे पैदा करोगे? बोल बोल के, उसको दबा के, उसको कुछ ऐसा करके, है ना? तो आपको भय से भी वो नियंत्रित होगा। आप बोलेंगे ये करोगे तो मैं ये दूंगा, तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है अभी ये दे रहे हो, नहीं मुझे और चाहिए, तो वो भी एक सीमा के बाद काम नहीं करेगा जब तक उसको ये कंसर्न नहीं हो जाए कि ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्थागत ठीक नहीं है, ये वाली दृष्टि धर्म, तब तक वो नहीं होगा। और ये न्याय धर्म सत्य सब में ऐसी ही रहेगी कि जो भी व्यवस्था के ठीक है, मुझे उस दृष्टि के पूर्वक ही निर्णय लेने हैं। तो मेरा तौलना जो होगा वो इनके आधार पे होगा, किसी संबंध के आधार पे हो रहा है, किसी व्यवस्था के आधार पे हो रहा है, असत्य पे हो रहा है। जैसे आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा, है ना, आपको कोई व्यवहार के लिए किसी ने बुलाया, खाना खाने के लिए बुलाया, आपकी प्रिय चीजें भी दे रहा है ना, आपके हित की चीजें भी दे रहा है जो आपके शरीर के अनुकूल है, और आपको पैसा भी दे रहा है बुला के ना, पर आपसे व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जीवन में तृप्ति लगेगी? दूसरा एग्जांपल देता हूं, जहां पे आपसे व्यवहार बहुत अच्छा किया जा रहा है, पर वहां पे आपके जो मन की जो चीजें प्रिय वो नहीं भी है, आपके शरीर के लिए थोड़ा जो अनुकूलता है वो नहीं है, और आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, आपको खर्चा करके जाना पड़ रहा है, पर व्यवहार आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? तो न्याय जो है वो कुछ बड़ी चीज है, धर्म जो है वो कोई बड़ी चीज है, सत्य जो है वो वरीय है इन सब से। यदि ये हमको समझ में आता है, आज भी हमने जिसको न्याय को पहचाना है, व्यवहार को पहचाना, उसको हम बड़ा मानते हैं। अब हम पहचानेंगे कि न्याय किस अर्थ में है, न्याय किसको कह रहे हैं, धर्म किसको कह रहे हैं, या सत्य किसको कह रहे हैं। यदि इसकी पहचान हमको हो जाती है तो सबके लिए न्याय एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? जैसे न्याय जब मैं कहता हूं तो आपके मन में क्या आता है, न्याय किसको कहेंगे? न्याय मतलब क्या? आप लोग पीछे से कोई बताइए, न्याय मतलब क्या? बोलिए, न्याय बताइए। और कोई न्याय, न्याय मतलब क्या? सत्य, सत्य मतलब न्याय। तो मैंने न्याय कहा तो आपने एक और शब्द दे दिया, सत्य। मतलब
पर मेरा न्याय क्या है? संबंध को पहचानना और म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है ना कि आप हाँ। भी तृप्त हो गए, मैं भी तृप्त हो गई, मतलब ऐसा। तो न्याय को हमने ऐसा पहचाना, कोई हम व्यवहार कर रहे हैं, किसी संबंध को हमने पहचाना है, उस संबंध को पहचान के उसका निर्वाह कर रहे हैं और जिससे हम दोनों में तृप्ति हो रही, दो व्यक्ति में घटित होने वाली कोई घटना है जिसको हम न्याय के रूप में पहचाने, है ना। वैसे ही धर्म जो है एक व्यवस्था के रूप में है, जैसे हमने व्यवस्था की बात की, परिवार एक व्यवस्था है, समाज एक व्यवस्था है ना। तो ये धर्म एक व्यवस्था है, समाधान के रूप में पहचाना व्यवस्था धर्म को। समाधान मतलब हमने बात की कि हर क्यों और कैसे का उत्तर हो और वो सभी के लिए एक जैसा हो। तो जैसे मेरा यहाँ आना हम्म। वो धर्म दृष्टि से आना हुआ, क्योंकि सपोज मैं आपको नहीं जानती और मेरा कोई संबंध नहीं आपके साथ, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ आई हूँ, तो उसको क्या, कौन सी दृष्टि बोलेंगे? देखिए समझना क्यों है? समझना समाधान। इसीलिए है कि हमको समाधानित होना है, हमको ये स्वीकार तो है कि हमको समाधानित होना है, पहला जो लक्ष्य है वो। यदि हम लोग अभी आए हैं तो हम सब लोग ये आशा में ही आए कि ये बात सुन के, ये प्रस्ताव सुन के हमको कहीं ना कहीं समाधान जो है उसकी ग्लिम्स मिलेगी और हमको समाधान होने के लिए समझदार होना ये स्वीकार होगा और हम समझदारी के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये तो हमें अपेक्षा के रूप में बना हुआ है कि हमको यहाँ से कुछ मिलेगा। जैसे पहले दिन हमने चर्चा किया तो किसी ने बोला यहाँ से क्या मिलेगा, बोला अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, मोटा मोटी शब्दों में ऐसा कहा। कुल मिला के हमारी जो अपेक्षा है वो यही है कि समाधान जो है वो हमको समझ में आ जाए, हमारे प्रश्न जो है उसके उत्तर हमको मिल जाए, हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाए, समाधानित कर पाए, उसके लिए हम आए। तो हमारी जो दृष्टि है, मान लो अब यहाँ पे ऐसा वातावरण है, कल जाके यहाँ पे ऐसा भी वातावरण हो सकता है कि यहाँ पे बैठने की ऐसी व्यवस्था ना हो जो आपको अप्रिय हो, है ना, आपके शरीर के लिए ज्यादा अनुकूल ना हो, है ना, और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है उसमें। फिर भी यदि ये वाला भवक्ष हो रहा है, आपके साथ ठीक से व्यवहार हो रहा है और आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी सब चीजों से। तो ये क्योंकि धर्म समाधान- दृष्टि हुई ना, मतलब हाँ, मेरा ये धर्म यहाँ दृष्टि आना। हुई, ये धर्म दृष्टि हुई, अभी के लिए उसको धर्म दृष्टि बोल सकते हैं। अच्छा। पर यहाँ पे जिस धर्म दृष्टि की बात कर रहे हैं वो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में बोल रहे हैं, ये अभी हमारे लिए धर्म दृष्टि हो गई। पर यदि ये धर्म की दृष्टि में, इसी एग्जाम्पल में हमारा दूसरे के साथ जो व्यवहार है, समग्रता में जो धर्म है उसको पहचानना, ये मुख्य बात है। यानी समाधान को हर परिप्रेक्ष्य में पहचानना, ये हमारे स्तर पे समाधान हो गया। परिवार में समाधान कैसे सूत्रित होगा? समृद्धि के रूप में। यदि कोई व्यक्ति समाधानित है तो परिवार में समृद्धि पूर्वक जिएगा, वही समाज में अभय को स्थापित करने में सहायक होगा, वही प्रकृति में सहअस्तित्व पूर्वक जिएगा। तो समाधान जो है वो हर जगह दिखेगा, जहां जहां वो जी रहा है हर जगह समाधान दिखेगा। तो हर जगह समाधान क्या है उसको पहचानने के बाद जब हम जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं वो धर्म दृष्टि है। अभी धर्म को समझने के अर्थ में, या धर्म हमारी धर्म दृष्टि बन जाए, इस अर्थ में हम लोग अभी यहाँ हम पे जो आए ऐसा हैं वो लगता है। इन तीनों दृष्टि में से हम देखेंगे कोई तो भी उसका सभी- प्रच्छन्न रूप, प्रच्छन्न यानी उसकी ग्लिम्स के रूप में हम उसको बोल सकते हैं, उस दृष्टि से। यहाँ पे जो हम जीना कह रहे हैं कि ये पूरा हो जाए, न्याय धर्म सत्य पूरा समझ में आ गया। न्याय क्या है उसको हमने समझ लिया, धर्म को समझ लिया, सत्य को समझ लिया, और फिर उस दृष्टि से जब हम निर्णय करते हैं, उस दृष्टि से जब हमारी तुलना होती है, तब हम कह रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य दृष्टि से तुलना हो रही। अभी भी हम कर ही रहे हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो अधूरा है। इस रूप में अधूरा है कि हमने व्यवस्था को पूरा नहीं पहचाना है, हमने पूरा जो है सत्य को नहीं जाना है, हमने पूरा न्याय को नहीं पहचाना है। इस रूप में अभी हम में जो हो रहा है, जैसे आपने कहा, तो हम इन तीन दृष्टियों को बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे संबंध की पहचान हमने देखा, हमारे घर में ही कोई व्यक्ति बीमार है, हमको रात को जागना पड़ रहा है, वो हमको अच्छा भी नहीं लगता, रात को हमको सोना अच्छा लगता है। रात को जागते हैं तो हमारी जो शरीर है वो भी खराब होता है, तो हित भी नहीं है, वहां पे अहित है, अप्रिय है, और उससे कुछ हमको गेन भी नहीं हो रहा है, पैसे के रूप में, वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में। तो ये तीनों है, अहित है, अप्रिय है, अलाभ है। पर क्या वो न्याय हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? न्याय घटित हो गया उससे। तो उस समय के लिए हमने संबंध को पहचाना और हमने कुछ निर्वाह किया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्याय का जो निर्वाह है वो उस क्षण में हो गया। वो हर व्यक्ति के लिए होगा क्या परिवार में? शायद नहीं। तो न्याय दृष्टि हमारी विकास होना अभी शेष है। हाँ, हम लोग
जैसे ममता मूल्य है, जैसे माता जो बच्चों के लिए करती है, उसमें न्याय दृष्टि रहती है, पर न्याय दृष्टि हम बोल रहे कि पूरी विकसित हो गई तो नहीं हुई, धर्म दृष्टि पूरी विकसित हो गई तो नहीं हुई, सत्य दृष्टि पूरी विकसित हो गई तो नहीं होगी, वो बचा हुआ है। पर जो जिसको हम कहते हैं कि भ्रूण रूप में या प्रच्छन्न रूप में ये तीनों दृष्टियां भी हम में रहती है ना। तो क्या उसको पूरा- प्रिय हित लाभ विकसित हो गया है हमारा? प्रिय हित लाभ भी हम में रहता ही है, और वो भी पूरी हाँ। तरह से विकसित है, क्योंकि वो तो विकसित हो गया। 4.5 क्रियाओं में ही हो जाता है, इसीलिए बोला 4.5 क्रिया, उसी में हम जीते हैं। हाँ उसी में हम जीते। अभी ये दृष्टियां जो है वो हम में विकसित होनी है। वो कैसे होगी? जब हम न्याय को समझेंगे, धर्म को समझेंगे, व्यवस्था को समझेंगे, सत्य को समझेंगे। जब तीनों चीजों को हमने पूरी तरह समझ लिया, तब हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी पाएंगे। वो भी जब यहाँ पे दृष्टियां स्पष्ट होगी, तो जैसे वृत्ति जो है विचार के आधार पे मन चलता है ना, या मन के आधार पे विचार चलता है। अभी तो दोनों हो रहा है, मन के आधार पे भी विचार चल रहा है। तो वैसे ही ये जो वृत्ति है ना, उसमें जो ये तुलन हो रहा है वो भी कहीं से हो रहा है। तो कैसे होगा? तो यहां पे जो क्रिया आएगी, चिंतन जिसको हम कहेंगे, जो निरंतर वस्तुओं की पहचान है। यदि चिंतन में साक्षात्कार, जिसको चिंतन और साक्षात्कार दो नाम से जानते हैं, यदि यहां पे वस्तु स्थिर हो गई, तब हमारी जो न्याय धर्म सत्य दृष्टि है, तीन दृष्टि है, वो उसके आधार पे चलेगी। तो न्याय धर्म सत्य तीनों दृष्टि है, इसका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने यानी कि वो स्थिर हो गई। न्याय क्या है? वो स्थिर हो गया। सत्य क्या है? वो स्थिर हो गया। धर्म क्या है? वो स्थिर हो गया हम में। उसके आधार पे फिर हमारा जो दृष्टिकोण बनता है वो न्याय धर्म सत्य, और न्याय धर्म सत्य के आधार पे प्रिय हित लाभ जो है वो नियंत्रित रहते हैं। संबंध के आधार पे, धर्म के आधार पे, यानी समाधान के आधार पे, सत्य के आधार पे मेरी तीनों जो दृष्टियां हैं प्रिय हित लाभ, वो चलेगी। उसके बाद क्या आपको रुचियां नहीं होगी? आपको मीठा खाने का मन करेगा, पर वो मीठा खाने का अगर आप देखेंगे जो इतनी क्वांटिटी में जो सबको नहीं पहुंचेगा, तो क्या आप सब खा जाएंगे या उसमें से थोड़ा ही लेंगे? संबंध को जब पहचानेंगे आप, तो वो न्याय दृष्टि का पूरा विकसित होना भी शेष है। ये तीनों दृष्टियां जो है, उसका जो आधार है कि कैसे वो हो पाएगा, उसके लिए अगली जो 5.5 क्रियाएं हैं, जब तक ये विकसित नहीं होती, तब तक ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा सब चलेगा। पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करेगा। आपके अंदर भी एक पर्सन के लिए कभी होगा, जब उससे झगड़ा होगा तब आप नहीं करेंगे, तो निरंतरता नहीं हो पाएगी। इसीलिए संबंध की पहचान की निरंतरता, व्यवस्था या समाधान की पहचान और उसकी निरंतरता, सत्य या असत्य की पहचान और उसकी निरंतरता, ये होने के लिए बाकी 5.5 क्रिया का एक्टिव होना, उसके आधार पे जीवन की पूरी क्रिया, 10 क्रियाओं को जागृत होना, है ना, जिसको हम कह रहे हैं ये अजागृत मानव है। तो बाकी की क्रिया जो है उसको हम कह रहे हैं 10 क्रिया होगी, इसको कह रहे हैं जागृति। तो वो हो जाना शेष है, वो निरंतर है, उसको अभी तक हमने नहीं पहचाना। अभी तक हम इसी में जो है सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसीलिए पीड़ा भी है। क्योंकि जिसकी पूर्ण क्षमता है, यदि हम पूर्ण क्षमता को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जीवन में क्षमता है 10 क्रियापूर्वक जीने की, और हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? 4.5। यदि 4.5 को यूटिलाइज करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 4.5 जितना ही आएगा। और 4.5 में क्या हो सकता है उसने हमने देख लिया, इतना ही हो सकता है, उससे आगे हो नहीं सकता, है ना। जैसे एक व्यक्ति की क्षमता है कि वो 100 किलो उठा सकता है, तो 500 किलो कैसे उठाएगा? तो इसकी इतनी क्षमता ही नहीं कि इसमें आदमी का जो तृप्ति हो पाए, इससे हो नहीं सकता। मानव जाति का तृप्ति इससे नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ अग्रिम, या जिसको हम कह रहे हैं कि कुछ और क्रिया, निरंतर क्रियाएं है मानव को, उसको पहचानना और वो कैसे पूरी हो जाए उसके लिए काम करना, ये मुख्य कार्यक्रम है। यदि ये होता है तो जीवन की 10 क्रियाओं में तालमेल पूर्वक मानव जी सकता है। इसीलिए ये 10 क्रियाओं में जागृति होना, ये हमारी अनिवार्यता है। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक जो चर्चा हुई, इसमें कोई सवाल हो तो इन 3 दृष्टियों में, इसको आगे और देखेंगे बाकी 5 क्रियाओं को पूरा करते हुए। अभी हमने 4.5 से 5 क्रियाओं को देखा, 5 क्रिया और शेष है, उसको देखेंगे ब्रेक के बाद। बताइए, कोई प्रश्न हो तो बताइए इसमें। हाँ, गठनशील और गठनपूर्ण, हाँ ठीक है।
मैं सोच रही थी वो प्रकृति में हाँ, रख इधर देंगे। चर्चा कर लेंगे ये वाले बात। उसमें रख देंगे उसको। प्रकृति में व्यवस्था में पूरा कर लेंगे कैसे व्यवस्था है उस टॉपिक को। तो अभी हमने इस पे ही बात कर रहे हैं, अभी पहले में ही कर रहे हैं, स्वयं में व्यवस्था। इसको समझ रहे हैं, इसको समझते हुए हमने जीवन शरीर को समझा, जीवन क्रियाओं में हमने जीवन को समझा और अभी तक 5 क्रियाओं की बात की। पहले 4.5 की बात की और बाकी अभी आधा जो तुलन है उसकी बात की, बाकी की 5 क्रियाएं शेष है उसकी बात करेंगे। तब जीवन का जो है हम पूरे 10 क्रियाओं के रूप में जीवन को जान पाएंगे, कैसे हम लोगों का सोच विचार चल रहा है और कैसे वो पूरा हो जाए, उसका जो अधूरापन है वो पूरा कैसे हो जाए उसको हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी के लिए ठीक चल रहा है? बढ़िया, धन्यवाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं 2 बजे।